ये दोस्तों, जैसे कि कल हम लोगों ने 20 प्रश्नों को इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे इसके जो प्रश्न हैं वो 2 नंबर के और जो 3 नंबर और 5 नंबर के जो आपको पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक बार जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। जो 1 नंबर में था, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें हम लोग का क्या था, शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, बाकी सारे गलत हैं। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती जी हैं। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत है हम लोगों का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कल मैंने ये बता चुका था कि इसका हो जाएगा। चौथा है कि सूची एक सूची तो महादेवी वर्मा हो जाती हैं, छायावाद युग की हैं। बिहारी लाल हो जाते हैं आप लोग के रीत काल के। अज्ञे हो जाते हैं आपके द्विवेदी युग के। और मैथिली शरण गुप्त हो जाते हैं प्रयोगवाद युग के। तो इसमें दिया है पहले में, पहला आप लोगों का सही हो जाएगा बिल्कुल। प्रश्न नंबर 5 हम लोग हैं, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल संकृत्यान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा आपके पेपर में इस बार। आप रीत काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? भूषण ने वीर रस की रचना की है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 है। दीप शिखा का रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है दीप शिखा के। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? चिदम्बरा के हम लोग सुमित्रानंदन पंत है। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे जी है। ये आपसे पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा इस बार पेपर में। आप लोग लिख के मुझसे ले लीजिएगा, 100% पूछा जाएगा। तार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं देख रहा हूँ वीडियो तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं 11वां। हे खग हे मृतकर नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? जिसमें करोड़ रस है। जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखो। तो रोला में मात्राओं या यति होती है। तो रोला में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। अपना शब्द में डाट डाट उपसर्ग लगा है, अप जो है वो उपसर्ग है। त्रिवेणी कौन सा समास है? त्रिवेणी मतलब 3 वेणियों का समूह होता है, तो उसे द्विग समास कहते हैं, जिसमें एक पद संख्यात्मक और दूसरा पद प्रधान होता है। तो हिमांशु सुधांशु इंदु आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो हम लोग के पृथ्वी के हैं। युष्मत की विभक्ति एवं वचन है, पंचमी बहुवचन है। चलिए हम लोग देख लिखे हैं, ये हिमांशु वाला ये पृथ्वी का है। युष्मत की विभक्ति एवं वचन है, पंचमी और बहुवचन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है? तो जो विधेयक होता है वाक्य का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य तत्व नहीं है? तत्व पूछा है कि वाक्य तत्व नहीं है, विधेयक जो है वो तत्व नहीं है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कहते हैं कार्तरीय प्रयोग कहा जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा, क्योंकि आपके तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 का जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है? तो जितने भी हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो होते हैं, ये सारे के सारे हैं, ये आप लोग के विकारी होते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इससे 2 नंबर वाले प्रश्नों को। चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे खंडवा को, जिसमें दिया है आप लोगों का कि इसमें प्रश्न पहले पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप लोग 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उसका उत्तर देना। पहले हम लोग इसका पढ़ के व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि व्याख्या 100% पूछा ही जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। कि किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए यदि इसके लिए आदमी ने कितने ही ये उपाय सोचे और किए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले। जिंदगी के मौत के पंखों से मुक्त कराने के लिए, ये जो जिंदगी है ये एक पिंजरे की तरह पंखों में कैद है। इसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटे हैं। मतलब कि जैसे आप लोग दशरथ मांझी का किस्सा सुने होंगे कि उन्हें रास्ता नहीं था, कि उन्होंने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था। तो वही बोल रहा है कि मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना सकता है।
किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती है। कि जैसे कि हम लोग है कि उनकी कहानियों को हम लोग सुनते हैं कि चाहे 100 साल हो जाता है, 200 साल होता है, 2000 साल भी हो जाते हैं, फिर भी हम उनकी कहानियों को सुनते हैं। तो वैसे आप लोगों को इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बस जो लिखा होता है बस थोड़ा बहुत चढ़ा बढ़ा कर लिखना होता है आप लोगों को बस। इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए हैं। तो इसके लिए आदमी ने बहुत सारे उपायों को सोच के रखा है और किया भी है कि जिससे कि ये सारी चीज़ें संतुलन में रहें। तो उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोए हैं। उसने चट्टानों पर भी अपने संदेश मतलब चट्टानों को उन्होंने खोद के या तोड़ के, तोड़ों से, ऊंचे धातुओं से, निकले पत्थर से, खंभे से, तांबे और पीतल की पत्थरों तथा पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उनके जीवन मरण की कहानियाँ सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही हैं, जो आज हमारी अमानता विरासत बन गई है। चलिए हम पैसेज को पढ़ लिए हैं, जो रेखांकित अंश था उसका व्याख्या भी हम लोग कर लिए हैं। तो हम तीनों प्रश्नों को इनसे देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि उपर्युक्त आवरण का संदर्भ लिखिए। तो आप लोग को संदर्भ लिखना है, इससे पहले वीडियो में मैंने जब पेपर करा रखा है तो मैं इसमें बताया हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे सुन सकते हैं संदर्भ कैसे लिखा जाता है इसका। कि जैसे ये कि पार्ट्स जैसे लिया जाता है तो लिखा जाता है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। आपका भी जो भी चैप्टर हो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ किसी का, कोई भी चैप्टर आप लोगों का हो तो उस चैप्टर का नाम लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो चैप्टर का नाम है वो लिखेंगे। फिर पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य के इस पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो भी हों, आप लोग को जो वहाँ पर लिखना है उसके लेखक ये हैं। तो हो गया आप लोग का संदर्भ हो गया। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना कि किस पाठ का है। कि देखें रेखांकित अंश की व्याख्या वो तो मैंने पहले ही कर दी है। मनुष्य ने अपनी धरोहर को किस प्रकार संजो कर रखा है। अब यहाँ पर आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मनुष्य कैसे, उसने चट्टानों पर संदेश खोदे हैं, तोड़ों से, ऊंचे व चिकने पत्थरों के खंभों से किए, तांबे की पीतलों पर अक्षरों को, मोतियों को बिखार कर अपने जीवन मरण की कहानियों को उतार कर चलाकर यह चली आ रही हैं, जो आज हमारी विरासत बन गई है। यहाँ से आप लोग को यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है इसका। तो जो अथवा में दे रखा है ये भी आप लोगों को ऐसे पढ़ लेना है, क्योंकि आप लोग को लिख करना एक ही होता है। तो मैं एक ही बता रहा हूँ, आप इसे एक पढ़ लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं आगे के और प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आप लोग का जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो आपको ये पद्यांश का मैं अर्थ बता दे रहा हूँ। आप लोग और तीनों प्रश्न रेखांकित अंश का व्याख्या लिखना होता है, एक संदर्भ लिखना होता है और एक इसी में छुपा रहता है वो आपको लिखना होता है। तो जैसे कि देखिए पढ़िए, पूरे में किनकी रघुबीरी वधु, धरी धीर दाए मग में डग दो, झलकी भरी भालकनी जल की पुटी, ये सूखी गए मधुराधर वह। देखा इसमें क्या लिखा है कि पुरते ए निकसी रघुबीर वधु। ये कह रहा है कि पुर से मतलब होता है कि मतलब नगर से निकली है। रघुबीर हम लोग बोलते हैं भगवान श्री राम की, वधु मतलब होता है पत्नी। तो धीरे धीरे दये मग में डग द्वय, वो धीरे धीरे डगर में मग्न होकर चल रही हैं। झलकी भरी भालकनी मतलब झलकी भरी वो होता है कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। कि सूखी गए मधुराधर वह, कि उनकी याद में वह सूख गई हैं। तो ये आप लोग को हो गया, इसका व्याख्या हो गया। अब प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ आप लोग को लिखना है, इसका पाठ का नाम लिखना है। आप लोग संदर्भ कैसे लिखना है, आपको पाठ का नाम लिखना है इसमें और कवि का नाम लिखना है। केवल आप दो चीज़ भी लिख देंगे फिर भी आपको मतलब जितना नंबर मिलता है 2 नंबर, वो 2 नंबर उसी का देते हैं, चाहे आप हिंदी प्रॉपर लिखिए चाहे मत लिखिए, ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर इसमें पद्यांश में प्रयुक्त मधुराधर शब्द का विशेषण विशेष छांट कर लिखिए। मधुराधर मतलब होता क्या है वो चीज़ आपको बताना है। मधुराधर में होता है मधुर धुन, मधुराधर। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे, जैसे दिया है एक और भी दे रखा है तो आप लोग इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं ये, फिर इसमें एक और दिया है कि ये पढ़िए। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे हैं अगले पे, आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा कि ये क्या दिया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत है।
मैं एक का आपको करा दे रहा हूँ, एक ऐसे दिया रहता है, मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दे रहा हूँ। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको इसे पढ़ना है और हिंदी में अनुवाद करना है। महामाता बुद्धि तीर्था पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्यचा बहवता महात्माया अत्राय। चलिए मैं इसका अर्थ आप लोग को बता दे रहा हूँ। इयम नगरी विविध धर्माणम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ की शंकराचार्य कबीर शंकराचार्य की कबीरा कबीर की गोस्वामी तुलसीदास के अन्यचा बहुता महा अन्यचा बहुता मतलब अन्य और बहुत सारे लोगों को महात्मा की अग्रता स्वामियान यहाँ पर आते हैं। विरामना प्रयासाना विचारना प्रयासाना यहाँ पर विचार और प्रश्न करने के लिए, न केवलम दर्शने साहित्य, न केवल दर्शन साहित्य के लिए धर्म में। आगे हम लोग कर चुके हैं। अब अथवा वाला दिया है कि एक और भी आप लोग देख लीजिएगा अथवा में कितना दे रखा है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट ही है, मैं अगली वीडियो में इसे और भी करा दूंगा जितने भी सारे बच्चे हैं, तो आप लोग इसे सब देख लीजिएगा। तो दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आप लोगों को इसको पढ़ना है और हिंदी में अनुवाद करना है। फिर आप लोगों का एक जोत जवाहर पूछा जाता है, जो आपको याद करना है। जोत जवाहर आप ऐसे देख सकते हैं, जोत जवाहर में क्या पूछा जाता है, आपको एक ही करना है केवल जोत जवाहर का। देखिए यहाँ पर जैसे दिया रहता है कि सबसे पहले दिया रहता है जोत जवाहर में 2 प्रश्न दिए हैं, 2 में से किसी एक को आप लोग को करना होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आप लोग इसे देख लीजिएगा कि ये दे रखा है वो वही प्रश्न है। यहाँ पर दे रखा है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आप लोग को बता दे रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और उनका कैसे लिखना है वो। चलिए हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पहले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप कितनी बार पूछ चुका है। तो इनका जन्म लिखना है आप लोग का 1884, जन्मस्थान आयोगना बस्ती उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल जी है। मृत्यु इनकी 1941 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं आपको याद रखना है। चिंतामणि, विचार वीथी, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि इनकी रचनाएं हैं। तो आप लोग को ये रचनाएं याद करनी है। फिर आप लोग को जीवन परिचय आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये पढ़ लेना है, बहुत शॉर्ट में लिख के रखा हूँ, इतना ही आप लोग को याद करना है जीवन परिचय इनका। चलिए हम लोग देखते हैं अब और आगे प्रश्नों। चलिए खा में दे रखा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 5 नंबर का है, 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर का रचनाएं हैं। तो आप चाहे रचनाएं पहले लिख सकते हैं फिर भी उनका जीवन परिचय लिख दें, चाहे आप जीवन परिचय लिख दें उसके लास्ट में लिखें रचनाएं। लास्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि चलिए हम लोग देख लेते हैं अब सूरदास जी का। हम लोग सूरदास और इनका हम लोग बारी बारी से देख लेंगे, पहले हम लोग सूरदास का देखेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सूरदास जी का कैसे करना है, बहुत बार ये भी पूछ चुका है। तो जन्म आपका क्या है, 1478 ईस्वी में होता। मृत्यु हुई थी इनकी 1853 ईस्वी में। जन्म स्थान है रूनकता है। पिता का रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम इनके रामदास सरस्वत है। गुरु इनके वल्लभाचार्य हैं। इन्होंने रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस भी लेखक की हो, रचनाएं आपसे 2 नंबर का पूछ रहा है। सूर सागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी, तीनों आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। और जीवन परिचय का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जीवन परिचय कर रहा हूँ। बस आप लोग को इतना ही पढ़ना है जीवन परिचय में, जितना मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, बस इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना, 1883 तक का ही, बस इतना आप लोग ले लिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्नोत्तर में आया हो। ये तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोग को याद करा दूंगा, जो बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिएगा। वीर केन पूजे, वीर वीरेन पूजते। पहले का हो गया, 1 नंबर आपका हो गया। आप लोग इसमें देखें सर्वेषु उत्तम धनम किम अस्ति, सर्वेत उत्तम धनम समस्तम अस्ति।
आप लोग हो गया 2 नंबर के, ये हो गया आपका। आप ये दोनों प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। 4 दिया रहता है, आपको केवल 2 करना होता है, वो ऊपर पढ़ सकते हैं, 2 को करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये निबंध लिखने का ये भी मैंने करा रखा है, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण पर आप लोगों को लिखना होगा। आप लोग चाहे 4 में से, चाहे आप 5, 4 में से जो भी याद होता है आप कर सकते हैं। और आकस्मिक आकस्मिक अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है आप लोगों को। उसमें भी 4 नंबर लिखता है, या तो अपने गांव सफाई के लिए लिख सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हो गया। चलिए हम लोग ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।